बोला कि एक्शन, एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म, कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे फोर्थ चैप्टर में क्या बोला? नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आप तुमने सुना होगा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अरे पहले बोल रहे थे आप कर्म करो, जो अपना स्वभाव है उसका हिसाब से जस्ट कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अब बोल रहे हैं सिर्फ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए और अर्जुन अब क्वेश्चन पूछेंगे। सो इस पूरे चैप्टर का एक्रोनिम है स्टेप, STEP। इस तीन फॉर्म में हम, सॉरी, ये चार स्टेप में हम ये पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 1 to 12, स्टे इन द वर्ल्ड। श्लोक नंबर 13 से 16, थ्री टाइप ऑफ डूअर्स। कोई भी कर्म को करने वाले कौन लोग होते हैं? क्या सिर्फ हम करते हैं या कोई और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे कोई कर्म होता है? तीसरा है इक्वल विजन, 17 to 26। जो डूअर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है? स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है? और पीस, वर्ल्ड पीस कैसे अचीव किया जा सकता है? अर्जुन said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" पहले आपने बोला कि आप कर्म छोड़ो, रिनाउंस वर्क, देन भगवान कह रहे हैं कि वर्क एंड डिवोशन, दोनों में क्या है? बहुत, अर्जुन पूछ रहे हैं, क्लियर तरीके से मुझे बताइए, क्लैरिटी के साथ। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड रिप्लाइड, द renunciation of work and devotion are both good for liberation. But of the two, work and devotional service is better than renunciation of work. दोनों में से कौन सा अच्छा है? वर्क इन डिवोशन, इट इज मोर बेटर, ज्यादा अच्छा है। रेनोशिएशन, रेनोशिएशन मतलब त्यागना, सब कुछ को त्याग दो, है ना। ये एक कंसेप्ट सुना होगा, सब मोह माया है, सबको त्याग कर, है ना, ऊपर एलिवेट कर। भगवान बोल रहे हैं उससे बेटर है तू कर्म करता रहे, लेकिन इन डिवोशन, वो ज्यादा अच्छा है सब कुछ त्यागने से। तो कई लोग पूछते हैं, कई लोग डाउट करते हैं, अरे भगवत गीता पढ़ रहा है तू, सब कुछ छोड़ देगा? भगवान तो यहाँ बोल ही नहीं रहे हैं भगवत गीता पढ़ता है सन्यासी बन जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि हाउ टू वर्क इन डिवोशन। और वर्क इन डिवोशन, एक होता है नॉर्मल वर्क करना और एक होता है वर्क इन डिवोशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? नॉर्मल वर्क करना और वर्क इन डिवोशन। हाँ निशांत, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यस, ऋतिका सिंह, अकर्म एंड कर्म। सो वर्क इन डिवोशन मतलब डूइंग इट विद अ हायर पर्पस। ठीक है ना। एक होता है कि हम जस्ट ऑफिस जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छा, बेटर क्या है? तो उससे अच्छा होता है कि यार क्या ही कर्म कर रहा है, किसके लिए कर्म कर रहा हूँ, पता नहीं मैं जिसके लिए कर्म कर रहा हूँ वो सही व्यक्ति है कि नहीं है। तो एक कॉन्शियसनेस आता है, सब कुछ छोड़ो यार, बेकार है। लेकिन उससे भी अच्छा क्या बता रहे हैं, टॉप क्या बता रहे हैं? वर्क विथ डिवोशन फॉर ए हायर पर्पस। हायर पर्पस के लिए करना चाहिए जॉब, जस्ट पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। जॉब अगर हम करें, एक हायर पर्पस के लिए करना चाहिए। तो कनेक्ट अ पर्पस विथ योर एक्शंस। One who neither hates nor desires the fruit of his activities is known to be always renounced. तो renounced वो व्यक्ति नहीं होता जो कि कर्म छोड़ देता है, rather than वो व्यक्ति होता है जो कर्म की फल, कर्म का जो फल है उससे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता है, वो एक्चुअल में renounced पर्सन है। Such a person free from all dualities easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty arm Arjun. तो आप बोलोगे कि ये क्या मतलब, कर्म करता है फल की चिंता नहीं करता?
नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, बोल रहा है कर्म के फलों से आसक्त नहीं होता। वो पढ़ाई करेगा, और मान लो जैसे आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था ये, कि रिजल्ट नहीं आता है, बट उसके हिसाब से वो फल है रिजल्ट, और नहीं आता है तो बहुत ज्यादा, मतलब उसको इफेक्ट होगा लेकिन बहुत ज्यादा विचलित नहीं होगा उससे। क्यों? क्योंकि वो देख पाएगा कि मैंने प्रोसेस पे वर्क किया है। वो प्रोसेस से अटैच्ड है रादर देन गोल से। जो जनरल लोग अटैच होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? गोल से। बेस्ट तरीका क्या होता है? प्रोसेस से अटैच होना, प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे वर्क करते रहना। और एक बार आप प्रोसेस में अच्छे हो गए, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल दूं, डिसिप्लिन एक प्रोसेस है, ठीक है? आपने देखा होगा जनरल लोग रिजल्ट से अटैच होते हैं कि भाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते थे, फिर 9th 10th में अच्छा है, फिर 12th में है, फिर एकदम से लाइफ झटका मिलता है, कई बार नहीं अच्छा होता है, एकदम से वो लोग लो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ का जो गोल था, अचीवमेंट, लाइफ का अचीवमेंट का मतलब क्या था? गोल्स को अचीव करना। सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन आवर सोसाइटी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दैट सक्सेस? दैट डेफिनेशन इज achieve some goal, and if you achieve some goal, then you are successful. बट आप देखोगे कि जितने भी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज ये जो डेफिनेशन है, देर इज फ्लॉ इन दिस डेफिनेशन। सक्सेस की जो डेफिनेशन सेट की हुई है उसी में फ्लॉ है, उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये मैंने पहले बताया था, सक्सेस एक ही फैक्टर नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आप जाके सर्च करना, है ना? अभी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? पैसा कमाना, बिलियनियर बनना। सर्च करना billionaires who committed suicide. You will get a list of that. If that was form of success और उसके बाद लग रहा था कि व्यक्ति हैप्पीनेस सेटिस्फाइड है, एक अचीवमेंट है, तो why these people are committing suicide? You go and search, है ना? Comedians committed suicide. दुनिया के लिए वो व्यक्ति लग रहा है कि यार ये इसने अचीव कर लिया, बट वो व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है वैसे। ही इज नॉट, अचीव करने के बाद भी एक सेंस ऑफ अनअकम्प्लिशमेंट, है ना, अनवर्दिनेस आ रहा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज वो जो जिस चीज के पीछे भाग रहा था ना, वो गलत चीज थी, और जब उसको मिल गई तो उसने देखा यार ये तो वो चीज थी ही नहीं। ठीक है? हम इतना ज्यादा आदी हो गए हैं मटेरियल चीजों के साथ एसोसिएट करके। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने एक बुक में पढ़ा कि इस फलाना फलाना शोर पे, शीशोर पे एक अ, पत्थर है, पारस पत्थर, टच स्टोन, मतलब आप उसको किसी से टच करोगे सोना का बन जाएगा। उसकी डिटेल थी कि भाई कैसा होगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा? तो उसने देखा कि उसको जब आप टच करोगे तो गर्म होगा। सो वो जाता है वहां, देखता है वहां ऐसे सेम टाइप ऑफ पत्थर बहुत सारे पड़े हैं, हजारों पत्थर पड़े हैं। उसको समझ नहीं आता मैं कैसे इसमें से आइडेंटिफाई करूं। क्या करता है, सुबह उठाता है पत्थर, टच करता है, देखता है गर्म नहीं है, पानी में फेंक देता है। सुबह से शाम तक उठाता है, टच करता है, पानी में फेंक देता है, उठाता है, टच करता है, पानी में फेंक देता है। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते क्या, उठाता है, टच करता है, पानी में फेंक देता है। 7 दिन होता है, उठाता है, टच करता है, वो गर्म पत्थर उसके हाथ में आता है, क्या करता है? पानी में फेंक देता है। सो जो पॉइंट ये है कि हम सुबह से शाम जो फिलॉसफी से डिस्कस डील कर रहे हैं, वो क्या है? मटेरियलिज्म है, वेयर अचीविंग दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज सेट ना। आप यहां से डिस्कस करोगे, एक हफ्ते आप ऐसे ही फिलॉसफी से, ऐसे ही लोगों से एसोसिएट करोगे, एंड अगेन दैट थॉट विल कम। बिकॉज दो ही टाइप से हम जीवन में सरवाइव कर सकते हैं। एक तो होता है हम दूसरों के थॉट्स में अपने आप को ढाल दें, या दूसरा होता है हम दूसरे लोगों को अपने थॉट्स में ढाल दें। दो ही प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड जनरली वी गिव अप molding ourselves in someone's thought, someone's ideology, someone's philosophy.
अपने आप को दूसरे के थॉट्स में ढाल देते हैं। हमें थ्रू म्यूट कर लीजिए। सो हम कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं, और फिर हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल, दे आर आल्सो कमिटिंग सुसाइड। जैसे लिंकिन पार्क का लीड वोकलिस्ट था चेस्टर बेनिंगटन, आप सब जानते होंगे। सो मेनी यूथ्स आर इंस्पायर्ड बाय हिम। कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं, जीवन भर बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ। उसकी लाइफ में कई और चीजें होंगी। इसका मतलब सक्सेस कई और चीजों पे भी डिपेंड करता है, बट दैट डेफिनेशन रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। दूसरा सक्सेस क्या होता है, प्रोसेस का मैं जो बता रहा हूं, लेट पीपल डेवलप, मोल्ड देमसेल्फ इन लर्निंग द प्रोसेस। जैसे कल मैंने सेल्फ डिसिप्लिन का बताया था। इफ वी आर ट्रेन्ड इन सेल्फ डिसिप्लिन, अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन में ट्रेन हो चुके होते हैं, क्यों? क्योंकि बचपन से देने की चीज है, गुरुकुल में बचपन से दिया जाता था ट्रेन। सो वो चीजें हमें बाकी जगह कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, ठीक है नहीं, सक्सेस अचीव करने में नहीं भी करती तो हमने अपना रोल अच्छे से प्ले किया होता, हम सेटिस्फाइड रहते, ठीक है नहीं। प्रोसेस एक हो सकता है हार्ड वर्क, ठीक है नहीं, फोकस, आर्ट ऑफ मेडिटेशन। सो ये क्या है, प्रोसेस है जो लोगों को जिसमें ट्रेन करना चाहिए। और व्यक्ति अगर ये कर रहा है, बाकी उसको सक्सेस नहीं भी मिलता है, स्टिल व्हाट विल हैपन, यू विल बी सेटिस्फाइड। बट कल्चर क्या है, अटैचमेंट टू द फ्रूट्स। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हमें रादर देन किस पे फोकस करना चाहिए। आप सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेजेस पे होंगे आप सब, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे, यानी ये एक्सपेक्टेशंस है, ये हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमेशा क्या एक लाइफ रहता है, एक्सपेक्टेशन है इसको अचीव करना है, इसको मैच करना है, ये एक्सपेक्टेशन है ये अचीव करना है, ये एक्सपेक्टेशन है ये अचीव करना है। सो रादर देन लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, एक गोल, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन है इसको मैच करना है, फिर एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है, फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है। जैसे मैं जब जॉब कर रहा था, तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे, मैं कॉग्निजेंट में था, तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे ये कॉग्निजेंट पता नहीं कैसी कंपनी है, ये है, उनका लड़का एचसीएल में है। तुम तो फिर मेरा एचसीएल में हो गया, मैंने स्विच किया एचसीएल में। तो कह रहे हैं एचसीएल में पता नहीं कौन सी कंपनी है, वो तो एसेंचर में है उनका लड़का, वो देखो फॉरेन चला गया, ये हो गया। उसी दिन मैं समझ गया कि ये कभी साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके लिए मत जिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपको जीना चाहिए, बट ये आपको कहीं ना कहीं फ्लॉ नहीं लगता कि भाई ये फिर ये फिर ये फिर ये कब तक चलेगा? सो बेस्ट इज टेक आउट सम टाइम ऑफ योर लाइफ, कुछ टाइम निकालिए अलग से। अब वो कैसे करेंगे, दैट इज योर इंटेलिजेंस। मे बी आप वीकेंड्स में करो, चाहे जैसे करो, टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर लाइफ, think about your life, think about your psychophysical nature, think about developing your purpose, think about क्या क्या प्रोसेसेस में मुझे ग्रो करने की जरूरत है, एंड वर्क ऑन इट। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मानता हूं कि आपको किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं, आप एक साल प्रोसेसेस पे वर्क करिए, लेकिन जैसे हम नई कंपनी की डिमांड्स आती हैं, और ये हमेशा चैलेंजिंग होगा क्योंकि अब आप सब लाइफ में कूद चुके हो। ये सब ऐसी चीज है जो कि पहले से डेवलप करने की चीज है, स्टिल ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। और आप प्रोसेसेस पे फर्क वर्क करो, लेकिन रेदर देन लाइफ में क्या हो रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने के बजाय आप अपने आप को इंटरनली ग्रो करने का प्रयास करो, लेकिन प्रोसेस पे वर्क करो, अपने आप को डेवलप करो, लेकिन अपने स्किल सेट, वैल्यू सेट, नॉलेज सेट, ये तीन चीजें डेवलप करो। बाकी ये सब क्या है ना, ये सब सिम्टम्स है, ये सब मिल जाएगा आराम से, इतना टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो चक्कर है ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये खत्म नहीं होने वाला। लेकिन फिर उसके बाद आएगी शादी, है शादी कर ले बेटा, है ना, तो शादी हो गई, फिर कह रहे यार वो बहू तो अच्छी है, ये तेरी उसकी बहू तो अच्छी है, तेरी बहू, अब कंपैरिजन कहीं एंड ही नहीं है इसका, लेकिन कब तक सेटिस्फाई करोगे, क्या क्या सेटिस्फाई करोगे? सो इसलिए
इफ यू वांट टू बी इनर पीसफुल यू शुड वर्क ऑन द प्रोसेसेस। प्रोसेस पे वर्क करो। प्रोसेस मतलब वैल्यूज। वैल्यूज डेवलप करो। आप आइडेंटिफाई करो, है ना। जनरली हाँ, हम अपने साथ ट्रुथफुल हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक सेशन में आपको स्ट्रेंथ पे आइडेंटिफाई करने पे बोला था, है ना। आप आप करो, है ना। अपने स्ट्रेंथ्स लिखो, वीकनेसेस लिखो, और ट्रुथफुल रहो। और अगर आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आई कैन हेल्प यू इन दैट। आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस और छोटा सा प्रयास करो। जनरली क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, हम प्रयास करते हैं और फिर आप देखोगे वो प्रयास में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इट इज फॉर गारंटेड, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे पहले प्रयास में। सो वी नीड टू डू लिटिल लिटिल थिंग्स एंड अप्रिशिएट दोज लिटिल लिटिल थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो जो लिटिल थिंग्स है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप ग्रो कर रहे हो, समाज उसके लिए आपको ताली नहीं बजाएगा, लेकिन आपको अपने लिए वो अप्रिशिएट करना होगा। कि भाई कोई व्यक्ति आके मुझे इमिडिएटली कुछ बोल देता है और मैं उसको इम्पल्सिवली रिएक्ट पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। नोबडी विल आपके लिए ताली बजाएगा, कोई इन सब चीजों के लिए ताली नहीं बजाता। लेकिन क्या करें, हम सब चाहते हैं ये सब। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है? एंगर को मैनेज करना, प्राइड को मैनेज करना, हार्डवर्क डेवलप कर पाना। बट कोई वो नहीं करता इन सब चीजों के लिए, इसके लिए क्लैपिंग नहीं करता। जब कोई धीरे धीरे हार्डवर्क में ग्रो कर रहा है, कभी देखा है कोई ताली बजा रहा है? यार वाह, तू हार्डवर्क में मेहनत कर रहा है। लेकिन कोई इसके लिए ताली नहीं बजाता। ताली किस लिए बजाते हैं? क्योंकि लोगों की एक रटी रटाई सक्सेस की डेफिनेशन है, कितना पैकेज लगा, विदेश जा रहा है कि नहीं, और सरकारी नौकरी लगी है कि नहीं। मैं कहता हूं कि आप सरकारी नौकरी लग गई, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, स्टिल यू विल नीड दीज वैल्यूज। फिर भी आपको ये वैल्यूज की जरूरत होगी। यू कैन नॉट सस्टेन विदाउट दैट, बिकॉज ये प्रकृति ऐसे बनी है, मटेरियल वर्ल्ड ऐसे बना है। इफ यू वांट टू बी रियली पीसफुल, ये क्वालिटीज डेवलप करनी ही पड़ेगी। भगवत गीता ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है चीजें। इट इज जस्ट टेल यू हाउ यू विल वर्क इन दिस लॉ। इस लॉ में आप कैसे अच्छे से वर्क कर सकते हो, भगवत गीता ये बता रही है। एंड दोज पीपल हु विल डेवलप दिस वैल्यू, दे कैन बी इजिली पीसफुल। एल्स हो सकता है अचीव हो जाए और आप बहुत ज्यादा खुश हो, फिर से डाउन आएगा। और सबकी लाइफ में आता है, ठीक है। हमें लगता है कि शायद सोशल, हम देख रहे हैं जो सेलिब्रिटीज उनकी लाइफ में है, उनकी लाइफ में भी आता है। कुछ लोग सत्य बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. तो ये एक स्टेप है, प्रोसेस पे वर्क करना, ये सारी चीजें, पर्पस आइडेंटिफाई करना। उससे भी एक स्टेप ऊपर होता है जब हम वो सारे पर्पस को अलाइन करते हैं भगवान के पर्पस से। जैसे मैंने कल बताया था आपको, वी अलाइन ऑल दोज एक्टिविटीज इन फॉर्म ऑफ सम सर्विस। वी इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। इट इज जस्ट लाइक मछली है। मछली को आप पानी में छोड़, पानी से निकाल लो, बोलो कि आपको कौन सा पिज्जा चाहिए, डोमिनोज, पिज्जा हट, टॉपिंग्स, चीज बर्स्ट, कुछ भी पूछ लो उसको, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो सिमिलरली सेटिस्फैक्शन उसको पानी में मिलेगी। सिमिलरली वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, until and unless we get connected to God, we engage in his service, बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ सर्विस से हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। अ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिल सकता। सो ये नहीं है कि सर्विस मतलब क्या। तो सर्विस मतलब एक कंसेप्शन है ना। सर्विस मतलब, है ना? कई लोग बहुत आसक्त होते हैं, है ना, कि भाई सर्विस मिलना चाहिए। आईएएस नहीं बन पाया, मेनी पीपल कमिट सुसाइड। बट वो आईएएस
IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो क्या वो जो जिसने कमिट सुसाइड कर लिया, जिसने सुसाइड कमिट कर लिया, क्या वो सर्विस से आ सकता या फिर रिजल्ट से आ सकता? क्या वो प्रोसेस से आ सकता या रिजल्ट से, गोल से अटैच था? रिजल्ट से। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एग्जाम नहीं हुआ, स्टिल यू कैन सर्व, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बट जनरली पीपल आर सो मच, क्योंकि इतना टाइम दे देते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, दे गेट इनटू सो मच इनटू दैट कि दे गेट अटैच्ड मोर टू द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? ज्यादातर, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, बट मैनी, स्पेशली यूपी में तो मैंने देखा है अपने में, पीपल से रेट फिक्स होता है, भाई IAS है तो 1 करोड़ का तो दहेज मिलेगा मिलेगा। तो व्यक्ति उस प्रोसेस में चल रहा होता है, उस प्रोसेस में चल रहा होता है। बट इफ यू अटैच उसको, रिजल्ट को छोड़ के वो सर्विस से अटैच रहे, देयर आर सो मेनी पीपल हु कुड नॉट डू इनटू IAS बट स्टेट PSUs निकालते हैं, दे डू देयर सर्विसेज, ठीक है? दे ओपन NGOs, दे डू देयर सर्विस। जो IAS ऑफिसर भी होता है, दे टेक हेल्प ऑफ NGOs। एक व्यक्ति, ऐसा नहीं होता कि जस्ट पेन घुमाया और सब कुछ हो गया, नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। हालांकि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उनको ऐसा लगता है कि एक बार IAS बन जाएंगे तब तो एक पेन ही तो घुमाना है, फिर तो सब करेंगे। नो, लोग सुनेंगे नहीं, है कि नहीं? कूड़े वाला कब आता है जो, वो नहीं सुनता है कि नहीं? उसको डबल पैसा दे दो, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं सुनेगा, नहीं उठाएगा। अब क्या कर लोगे? यू कैन नॉट कन्विंस पीपल टू फॉलो यू ऑन द पैसे पे। पैसे तो आप दे रहे हो, कल को छोड़ देगा, आप दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स, यू कैन होल्ड पीपल ओनली इफ वी हैव दोज वैल्यूज। एंड द मोर हम जिसमें इसमें कॉन्शियसनेस को और प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो वी शुड रीच, हम अपने अलाइन करना चाहिए अपने पर्पस को भगवान के पर्पस से, एंड दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। सो वर्क इन डिवोशन और रिनंसिएशन में कौन सा बेटर है? तो रिनंसिएशन मतलब, जो जनरल सोचते हैं कि एज ए सोल का स्वभाव है एक्टिव रहना, और वर्क इन डिवोशन में हम वो जो एक्टिव रहते हैं, जो हमारी प्रोपेंसिटीज है, उसको एंगेज कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक बजाना, अब उसके पास दो प्रोसेस है, उसको बोलो सब कुछ छोड़ दो, म्यूजिक बंद करो, गिटार विटार, नए जमाने के लड़के सब तुम लोग। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा होता है उसी की उस चीज को, प्रोपेंसिटी को आप एंगेज करो, कि आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, बजाओ, भगवान के लिए बजाओ, लेकिन कीर्तन सब कर ही रहे हैं, यू डू इट फॉर द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड वर्क इन डिवोशन। आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करो, डू इट फॉर लॉर्ड। आप लोगों को मैनेज करना चाहते हो, डू इट, बट डू इट फॉर द लॉर्ड। तो वो क्या हो जाता है? वर्क इन डिवोशन। रिनंसिएशन में क्या है? इट इज टाइप ऑफ इनएक्टिविटी। वो पॉसिबल ही नहीं है, सबको छोड़ के ध्यान लगा के बैठ जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। सो कोई ये कहता है करता है, तो वो ट्रिक कर रहा है। वो व्यक्ति करता है, स्टार्ट कर सकता है 1 महीना 2 महीना, बट वो ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, स्पेशली इन दिस कलयुग। तो रिनंसिएशन एक प्रोसेस होता है छोड़ देना, ठीक है? दूसरा प्रोसेस होता है उसको जोड़ देना। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब क्या? तो कृष्णा कॉन्शियस मतलब छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब छोड़ना नहीं है, जोड़ना है भगवान से। लेकिन आपके अंदर कोडिंग प्रोफिशिएंसीज हैं, तो आप कोडिंग करो अच्छे के लिए, लेकिन जस्ट बाय डूइंग दैट कोडिंग योर हार्ट कैन बी प्यूरिफाइड इफ यू आर डूइंग इट फॉर द लॉर्ड। आप गिटार बनाने से आपका हार्ट प्यूरिफाई हो सकता है, अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो तो। सो हमारा जो भी साइकोफिजिकल नेचर है, उसको अगर हम सही से इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, सो उस वो सेम चीज करते 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 हम प्यूरिफाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फाइनल गोल है, इंटेंट है, दैट इज टू प्लीज द लॉर्ड। वहां पे ये गोल नहीं है हमारा कि सेल्फ एंजॉयमेंट, रादर देन टू प्लीज द लॉर्ड।
और इस प्रोसेस में क्या, व्यक्ति छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बिल्कुल संन्यास एकदम। लेकिन उसके सेंसेस प्यूरिफाई नहीं हुए, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो ज्यादा खाएगा, ज्यादा कर लेगा, ठीक है। इसलिए कई प्रकार के वैराग्य होते हैं, लेकिन एक होता है मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य। बंदर का वैराग्य देखा है, कितना वैरागी होता है ना, कपड़े भी नहीं पहनता है, कहीं भी रह लेता है, कितना वैरागी होता है, लेकिन ऊपर से एक्सटर्नल मरकट वैराग्य। एक होता है अ, एक होता है हाँ शमशान, दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। मतलब वो लाइफ में कुछ बुरा होता है ना तो एकदम से डिटैचमेंट आ जाता है, ठीक है नहीं। अभी कई लोगों को डिटैचमेंट आएगा 14 फरवरी के बाद, कि ये सब बेकार है यार, ये सब में पढ़ना ही नहीं था, लेकिन 14 फरवरी के बाद मैंने सुना है वो भी होता है, ब्रेकअप डे भी होता है, लेकिन हेट डे, स्लैप डे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये टाइप का वैराग होता है। आप देखोगे आपके कई फ्रेंड्स होंगे यार, ये तो बड़ा वैराग्य की बात कर रहा था 15 फरवरी को, अभी तो फिर से लग गया। तो क्या है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य मतलब कोई व्यक्ति जाता है वहां, देखता नहीं है, देखेगा, अरे शरीर छोड़ दिया, क्या रखा है जी जीवन में, अंत में तो सब चले ही जाना है, प्रभु का नाम ही है जो साथ जाता है। एकदम से डिवोशनल, एकदम लगेगा अरे भाई क्या ये तो हायर फिलोसफी बोल रहा है। मैं गया था एक एक डिवोटी है, उनके फैमिली में गए थे हम, उनके फादर एक्सपायर कर गए थे। सो बहुत सारे लोग मिलने आए थे, और इनिशियली तो 13वीं का दिन होता है, तो बहुत सारे कॉलोनी के सब लोग आए, और मैं ऐसे ही गया था, तो लोग कहे कि भाई साधु जी हैं ये, तो सब आके बात करे, बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल वाले थे, अंत में तो प्रभु का राम, राम का नाम ही बचा रहता है, राम नाम ही तो सत्य है, लेकिन कुछ नहीं रह गया, बड़े अच्छे आदमी थे, भले थे, ये थे वो थे, है ना, सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, करना चाहिए। तो मुझे मतलब मुझे लगा यार वाह, लोगों को प्रीचिंग करना है तो सीधे ऐसी सिचुएशन में लेके आना चाहिए, लेकिन तो फिर मैं देख रहा था, उसके बाद आए, थोड़ा दिखाया विखाया, अगरबत्ती दिखाई, फूल ऐसे डाले लोगों ने, फिर उसके बगल में वहाँ बुफे लगा हुआ था, बढ़िया आइटम्स थे, लोगों ने प्लेट उठाया, फिर चालू किए खाना। फिर तो उस जिन व्यक्ति के उस पे आए थे उसके कोई बात ही नहीं, पॉलिटिक्स, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, सब पूरा डिस्कशन है। एक तो होता है बाहर जाके वैराग्य, बाहर जाके व्यक्ति भूलता है, वहीं मैंने देखा कि वहीं भूल गए लोग, एक गुलाब जामुन आते ही सारा वैराग्य निकल जाता है। तो इमीडिएट शमशान वैराग्य, तुरंत भूल जाता है व्यक्ति। और ये वैराग्य किसी काम के नहीं है एक्चुअल में। तीसरा वैराग्य जो आचार्य ने दिया, वो दिया युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब अपनी प्रोपेंसिटीज को भगवान की सेवा में लगाना, दैट इज मोर हायर देन लिविंग एवरीथिंग, ठीक है। आप शेफ हो, हमारे कई सारे ऐसे डिवोटी हैं, शेफ है, वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, बट वो क्या सर्व करते हैं वहां पे, प्रसादम, गोविंदाज रेस्टोरेंट। आप सब अगर कितने लोग गोविंदास गए हैं, नहीं गए हैं तो आप जाके देखिए, सब कुछ मिलता है वहां पे, लेकिन सब कुछ भगवान को भोग लगा हुआ। जनरली जब मैं इस्कॉन में नहीं आया था तो प्रसादम का मेरा अंडरस्टैंडिंग था, प्रसादम मतलब बूंदी, बूंदी या फिर मिश्री या फिर लाची दाना या फिर थोड़ी सी शक्कर, ये अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब मैंने आया इस्कॉन में, मैंने देखा डिवोटीज जो भी पाते हैं, जो भी शास्त्रों के हिसाब से रिकमेंडेड है पाते हैं, उसको क्या करते हैं, फर्स्ट दे ऑफर इट टू द लॉर्ड, रोटी सब्जी दाल चावल। चाइनीज डिवोटीज हैं, वो चाउमीन भी ऑफर करते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, because we have those propensities and it is very difficult to leave those. So best is छोड़ो मत, rather than बनाओ,
और उसको भोग लगा के खाओ। और कितना अच्छा प्रोसेस है, आप वो चीज खाते खाते आप भोग लगा के खा रहे हो, इट बिकम कर्मा फ्री फूड। व्हेन वी ऑफर इट, इट बिकम्स कर्मा फ्री फूड। एंड दैट प्रसादम, इट कैन चेंज आवर कॉन्शियसनेस। हमारा चेतना बदल सकता है। और जितने लोगों में आप में से जितने लोगों ने खाया है, अगर नहीं मौका है तो आप कल नित्यानंद त्रयोदशी है, आप कल इस्कॉन जाइए एंड टेस्ट इट। प्रसादम हैज ट्रांसफॉर्म मेनी पीपल। कितने लोग प्रसादम पा के डिवोटीज बने। सो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब है, अपने प्रोपेंसिटीज को इंगेज करना इज मोस्ट इजी। और ये सबसे हाईएस्ट टाइप ऑफ वो है। रोहतक में है क्या इस्कॉन टेम्पल? मैं पता करके आपको बताऊंगा। अच्छा, मुझे लगा आप पूछोगे रोहतक में गोविंदास है क्या। स्ट्रगल। तो जो रिनाउंसिएशन, सिंपल रिनाउंसिएशन का प्रोसेस है, उसमें बहुत स्ट्रगल है। सेंसेस को निगेट कर रहे हैं ना हम। नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, नहीं खाना है ना। काइंड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मतलब कोई डिजायर नहीं आनी चाहिए, कोई डिजायर नहीं आनी चाहिए, कोई डाइजन, शून्यवाद। नहीं 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 नहीं। बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और स्पेशली इन दिस युग, कलयुग, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। ये सबको शून्य कर लेना, रेदर देन सबको शून्य करना। डिजायर शून्य कभी हो ही नहीं सकते। रेदर देन वी शुड क्रिएट डिजायर्स विच आर पॉजिटिव। तो दूसरा क्या है? जॉयफुल प्रोसेस है। ये कंप्लीट रिनाउंसिएशन है, दूसरा इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन है। इस ये वर्क इन डिवोशन में यू कैन क्विकली अचीव द सुप्रीम। और रिनाउंसिएशन में इट कैन टेक मेनी मेनी बर्थ्स। सो अर्जुन अब क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू एक्ट इन कर्म योगा। सो 5 पॉइंट कर्म योग में हम कैसे लग सकते हैं? सो बहुत सिंपल स्टेप्स में भगवान ने बताया। पहला स्टेप होता है, कोई भी योग का फर्स्ट स्टेप होता है, कीप माइंड एंड सेंसेस अंडर कंट्रोल। पहला स्टेप क्या है कोई भी योग का? कीप माइंड एंड सेंसेस इन कंट्रोल। ये कैसे करेंगे? तो यही नेक्स्ट चैप्टर में भगवान बताएंगे। एक्ट विदाउट अटैचमेंट, नो डिजायर फॉर रिजल्ट। एक्ट विथ बॉडी माइंड एंड सेंसेस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन। लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसका प्यूरिफिकेशन। और इस तरीके से काम करने से क्या होगा? कर्म योग में स्टैब्लिश हो गए जब हम कर्म करते हैं, परफॉर्मर इज अनअफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शंस। जो कि अकर्म था, हमने कल डिस्कस किया। अब में से भी बताया हुआ किसी ने, अकर्म। अकर्म, इस तरह से एक्शन करने से क्या होता है? सिंफुल रिएक्शंस, एक्शंस नहीं लगते हैं, हम अनअफेक्टेड रहते हैं। इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम। अटेन पीस, नो एंजाइटी ओवर द रिजल्ट। सो इस एंगल से जब हम कर्म करते हैं, उनके फ्रूट से अनासक्त होके, पहला ये है पीस फॉर्मूला। रिजल्ट से आसक्त ना होके अगर हम कर्म करते हैं, देन ओनली वी कैन बी पीसफुल। क्यों? क्योंकि अगर सिंफुल रिएक्शंस हैं तो नेचुरल कुछ ना कुछ टाइप की एंजाइटीज आएंगी। इसमें है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 3 प्रकार के क्लेश होते हैं हमारे जीवन में, जो कि हमारे कर्मों के रिएक्शन से आते हैं। पहला है आध्यात्मिक क्लेश, दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, तीसरा है आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब मिजरीज बिकॉज ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी। मन परेशान करता है कई बार, वो क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है ना। बॉडी बीमार हो जाते हैं, खांसी हो गई, बैक पेन हो गया, ये सब क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है। ये आएंगे ही आएंगे सबके जीवन में, अकॉर्डिंग टू आवर कार्मिक रिएक्शंस। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश। वो क्या होता है? मिजरीज बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। एक तो हो गया आत्मिक, मतलब खुद से ये क्लेश आ रहे हैं, शरीर से, मन से। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश, बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज।
लेकिन कोई व्यक्ति परेशान कर सकता है, कोई ना, आप कार ठीक से चला रहे हो, पीछे से आके ठोक दे, आप कर्म अच्छे से कर रहे हो, बट कोई व्यक्ति आके परेशान कर सकता है, आपको कुछ बोल सकता है। लेकिन आदि भौतिक क्लेश, मच्छर, वो भी एक लिविंग एंटिटी, वो काट देगा, बीमार पड़ गए। आपका बॉस, आपके टीचर, कोई भी आदि भौतिक क्लेश दे सकते हैं आपको। तीसरा होता है आदि दैविक क्लेश, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज मतलब गर्मी, सर्दी, है ना, बाढ़, भूकंप, है ना, ये तीन चीजें आती ही आती हैं। और ये क्यों आती है? तो कार्मिक रिएक्शंस की वजह से। ये हमारे जीवन में किस डिग्री में, किसके जीवन में कितना आएगा, वो डिपेंड करता है। सो इफ वी आर डूइंग इन कर्म योगा, देन व्हाट हैपेंस, सबसे पहले हम इस कार्मिक रिएक्शन से, ये कार्मिक रिएक्शन हमारे जीवन में कम होंगे, खत्म नहीं होंगे इनिशियली। सो आप बोलोगे क्या डिवोटीज होते हैं या जो कर्म योग में लगे हैं, जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके जीवन में भी दुख आता है। व्हाट हैपेंस, ये रिएक्शन जो कि कई जन्मों में मिलने वाले हैं, वो कम कम हो जाते हैं। एंड एक ही लाइफ टाइम में, मान लो रिएक्शन के हिसाब से एक्सीडेंट होना था, और उसमें मेरा दोनों पैर जाने थे, लेकिन मेरा एक्सीडेंट होगा लेकिन थोड़ी सी चोट लगेगी। तो क्या किया, बहुत सारा रिएक्शन जो कि आगे कई जन्मों में मिलने वाला था, वो सब कंप्रेस करके इसी जीवन में बहुत कम फॉर्म में मिलता है। सो जो कर्म योग में लगता है, उसके जीवन में भी आते हैं प्रॉब्लम, लेकिन बहुत मिनिमाइज्ड वे में वो रिएक्शंस आते हैं, धीरे धीरे, बहुत मिनिमल तरीके से आते हैं। क्यों? क्योंकि आगे कई जन्मों के रिएक्शन सिर्फ एक जन्म में देने हैं। दूसरा, आप बोलोगे क्या, जो जो बहुत एडवांस डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे पांडव थे, उनके जीवन में भी आया, उनके जीवन में ऐसा क्यों आया? तो उनके जीवन में आता है, उसका डिफरेंट रीजन होता है। व्हेन लॉर्ड एंड हिज प्योर डिवोटीज कम्स, उनके जीवन में जो भी चीजें आती हैं, रेदर देन उनके जीवन में कष्ट आता है, ये दिखाने के लिए कि इनके जीवन में कष्ट है, स्टिल दे वर डेडिकेटेड, स्टिल ये डेडिकेटेड रहे, अपने डिवोशनल सर्विस फॉलो करते रहे, टू गिव अस इंस्पिरेशन कि भाई भाई हम अपनी लाइफ में इतना परेशान हो रहे हैं, बट पांडवों के जीवन में देखें तो इतनी सारी कठिनाई आई, स्टिल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, स्टिल उन्होंने प्रोसेस नहीं छोड़ा, प्रोसेस पे वर्क करना, स्टिल उन्होंने अपने वैल्यूज नहीं छोड़े, स्टिल उन्होंने भगवान पे फेथ नहीं छोड़ा। लेकिन जनरली, लेकिन व्हेन वी कम इनटू डिवोशनल प्रोसेस, वो जो भी कार्मिक रिएक्शन है बहुत कम होके आएंगे। अब अर्जुन सोचते हैं, हाउ कैन आई बी डिटैच फ्रॉम एक्शन विच आर परफॉर्म बाय मी? कैसे पॉसिबल है कि अगर मैंने ही वो कर्म किया है, तो मैं कैसे डिटैच रह सकता हूं? हाउ कैन आई बी डिटैच फ्रॉम एक्शंस विच आर परफॉर्म बाय मी? मैं ही तो कर्म कर रहा हूं, तो मैं कैसे मानूं कि भाई, मैं कैसे डिटैच रहूं, मैं कैसे ना मानूं कि भाई मैंने नहीं किया है? पॉइंट है। तो भगवान बताएंगे, एक्चुअल में कोई भी कर्म जो होता है, उसके सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं, वी आर द वन रीजन फॉर दैट एक्शन बीइंग डन। When the embodied living being control his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, neither working nor causing work to be done. So, who are the real doers? Conditioned soul think that he is the complete doer of his action, but he is not. हम सोचते हैं कि हम सारे कार्य के एक्चुअल डूअर्स हैं, बट हम नहीं हैं. He is always a witness of his activities. So, who is responsible for the action? Krishna is not responsible. Man proposes. क्या फिर भगवान रिस्पॉन्सिबल है जो भी हम कर रहे हैं? तो हम इसको समझेंगे, तीन लेवल ऑफ डूअर्स होते हैं। फर्स्ट इज सोल, जो हम हैं, हम क्या करते हैं, हम डिजायर करते हैं। मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम सबको फ्री विल मिली मिली हुई है, और अपने पिछले संस्कारों के हिसाब से हम डिजायर करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। सुपर सोल क्या करता है? सुपर सोल देखते हैं कि भाई हमारे में क्रेडिट है इतना कार्मस का जो हम डिजायर कर रहे हैं,
क्या हमने उतना क्रेडिट जमा किया है? अगर किया है तो क्या होगा? भगवान सैंक्शन कर देंगे। अगर नहीं किया है तो नहीं सैंक्शन करेंगे। तीसरा कौन है? मटेरियल नेचर, जो कि कैरी आउट करती है, कैरी आउट द सैंक्शन टू सूट द डिजायर्स। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एनालॉजी से मैं आपको समझाता हूं। आप सब रेस्टोरेंट गए हैं खाना खाने, कभी ना कभी गए होंगे, मान के चलता हूँ गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है भारत का युवा रेस्टोरेंट में ना खाया हो। तो आप सब रेस्टोरेंट जाते हैं, आप क्या करते हैं? वहां पे वेटर को बुलाते हैं, आप क्या कहते हैं कि भैया ऐसा करो, आप स्टार्टर में पनीर टिक्का ले आओ, हरा भरा कबाब, एक टोमेटो सूप, उसके बाद मसाला डोसा ले आना, पिज्जा ले आना, और क्या लेंगे भुवेशपू? हरे कृष्णा प्रभु। और क्या लेंगे? प्रभु जो लेना है तंदूरी हो बोल गया, बोल है ना? बोल दिया। डिफरेंट, ज्यादा बोल दिया। शाही पनीर, रोहित थ्रू, आप सब एक एक आइटम लिख सकते हैं, क्या क्या लेंगे आप सब। अमित थ्रू लिखिए। पता है ठंड है, सब ऐसे हाथ करके बैठे हैं, सब कोई रजाई में डाल के बैठे हुए। प्रियांशु कह रहे हैं लिट्टी, माधुरी कह रहे हैं रसमलाई, दाल चावल, अरे वाह, मंचूरियन है, SMMD मंचूरियन, ये कौन है? ये तो नहीं, मैंने तो लिखा नहीं। गुलाब जामुन, कनिका कह रही है, छोले भटूरे, ज्योति कह रही है सात्विक भोजन, सांबर वड़ा, रोटी दाल, दाल बफले, कॉफी, पाव भाजी, छोले भटूरे। डॉट कौन है? डॉट टू एवरीवन। और सबने लिख दिया? आप जो जो लिखेंगे आपको एक हफ्ते में खाने को मन मिलेगा। हाँ, तो जस्ट ये ऐसे ही थोड़ा सा। तो आप सबने ऑर्डर किया, अब क्या करता है? वेटर जाता है, किचन कुक को बताता है, शेफ को बताता है ये चीजें, और फिर हाँ, तो सात्विक लोग भी कुछ खाते हैं। सात्विक मतलब नीरस नहीं होता है, लेकिन अब सात्विक है तो कुछ तो खाते होंगे ना, कुछ तो ऑर्डर करते होंगे। सात्विक रेस्टोरेंट भी आ गए हैं आजकल। तो वो ऑर्डर करता है, और हाँ, वो प्रिपेयर करता है जाके, और फिर वो लाके उसको देता है, वो खाता है, फिर क्या करता है? बिल पे करता है। कई जगह ऐसे होगा भाई, वो जाके देखता है, वो पेमेंट करता है पहले, उसके बाद वो स्लिप देता है, और फिर उसको डिलीवरी करता है। तो इसमें जो व्यक्ति है जिसने डिजायर किया कि मैं ये खाऊंगा, सबसे पहले वो डिजायर किस बेसिस पे करता है? उसका बैंक बैलेंस कितना है, लेकिन तो इस केस में हमें पता नहीं होता है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। तो उस केस में कौन डिफाइन करता है? भगवान डिफाइन करते हैं, भाई तुम्हारा इतना बैंक बैलेंस है ना, 5,000 लेके आए हो, 8,000 वाली चीज ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है? तो कई बार हम स्ट्रगल कर होते हैं, अरे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हो सकता है हम, हमारे वो क्रेडिट, उतना क्रेडिट नहीं हो। वी शुड अर्न दोज क्रेडिट्स। ठीक है? तो इस जन्म के कर्म करके आप वो क्रेडिट अर्न कर सकते हो, अपना क्रेडिट बढ़ा सकते हो। लेकिन अब आपके जेब में 10,000 आ गए, तो आप 8,000 वाली चीज खरीद सकते हो, बट आप 12,000 वाली चीज नहीं खरीद सकते। क्या करना पड़ेगा? और क्रेडिट अर्न करना पड़ेगा। और जब आपने खा लिया 8,000 वाली चीज, आप आपके पास 10,000 क्रेडिट था, आप 8,000 वाली चीज खा लिए, तो क्या अभी भी आपके पास 10,000 बचे? नहीं, क्रेडिट कम होने लगता है। सो जो कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है लाइफ में, बहुत अच्छी पोस्ट, पैसा ही आ रहा है, हम जस्ट एंजॉय कर रहे हैं उसको, उससे क्या होता है? क्रेडिट धीरे धीरे कम होता जाता है। कि नहीं? इसलिए इन्वेस्टमेंट का एक प्रिंसिपल सिखाया जाता है, जो भी है उसमें से कुछ परसेंट इन्वेस्ट करो, मतलब उससे और क्रेडिट इकट्ठा करो, अपने कुछ एक्शंस करो जिससे और अच्छे क्रेडिट्स इकट्ठा करो, जिससे और मिल सके। सो क्या था पूरे प्रोसेस में? जीव ने डिजायर किया, लेकिन कि ये चाहिए। यहाँ पे मटेरियल नेचर कौन है? इस, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मटेरियल नेचर कौन है?
जो कि उस सैंक्शन को परमिट करता है। जीव ने डिजायर किया, जो मालिक था बैठा था, उसने देखा भाई पैसा है, क्रेडिट है, उसने बोला ठीक है आप ले सकते हो, ये पर्ची दे दी। तो सुपर सोल कौन है यहाँ पे? अकाउंटेंट की तरह से सुपर सोल का काम है। मटेरियल नेचर कौन है इस पूरे एग्जाम्पल में? होटल वाले में? यस। मटेरियल नेचर कौन है? तो वेटर है या फिर शेफ हो सकता है। समझ गए? तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिजायर करते हैं। हम हमें क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है हमारे कार्मिक रिएक्शंस पे, कार्मिक बैलेंस पे, क्रेडिट स्कोर पे। उसके उसके बेसिस पे सैंक्शन होता है, और सैंक्शन होने के बाद वो चीजें मटेरियल नेचर फैसिलिटेट करती है। मटेरियल नेचर मतलब थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्लियर हुआ? यस। तो सीक्रेट इज वर्किंग ऑन द कार्मिक अकाउंट। तो सिंपल सा एग्जांपल है, जीव डिजायर, ईश्वर ऑर्डर करते हैं प्रकृति को कि फुलफिल करो या नहीं करो। इसलिए भगवान बोलते हैं दिस मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो पूरा मटेरियल नेचर, प्रकृति जो है, मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। भगवान ने उसके लिए लॉ बना रखा है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज के लिए जाते ही मटेरियल एनर्जी पूछती है भगवान से कि भाई प्रियांशु ने तो ये मांगा है, देना है क्या? नहीं, भगवान ने सिस्टम सेट कर रखा है। लेकिन तो भाई देख लो, ये क्रेडिट है, इसके बेसिस पे ये इतना मिल रहा है। और इसलिए तो इस प्रकार से ये ईश्वर देखते हैं, एक्सेप्ट इट बेस्ड ऑन द कर्मा क्रेडिट, और ऑर्डर करते हैं। अगर कर्मा के हिसाब से है, ऑर्डर मिलेगा प्रकृति को, प्रकृति परफॉर्म करेगी, और जीव वो चीज लेगा, और धीरे धीरे वो क्रेडिट से कम होता जाता है। पॉजिटिव क्रेडिट मतलब एंजॉय करने का, पायस चीजों के द्वारा पॉजिटिव क्रेडिट आता है। और नेगेटिव क्रेडिट किससे आता है? सिंफुल चीजों से। तो नेगेटिव क्रेडिट का क्या हो सकता है रिएक्शन? कुछ सफरिंग आएगी लाइफ में। पॉजिटिव का क्या होता है? कुछ एंजॉयमेंट आएंगे लाइफ में। लेकिन ये जो सफरिंग आई है, क्या कब तक रहेगी? ये खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आपको सफरिंग होगा, अल्टीमेटली दैट विल गो अवे। तो जो एक हेडेक था, बोझ था, लोन समझ लो, एक तरह से डेब्ट था, वो खत्म हो गया। लेकिन उसी प्रकार से जो हैप्पीनेस आया वो क्या है? वो भी कुछ समय बाद आप एंजॉय करो, क्रेडिट के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल आवर कर्मा। हमारे जीवन में क्या होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम वो क्रेडिट कितना बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन एंड व्हाट वी आर डिजायरिंग। सो क्वेश्चन आता है कि क्या फिर भगवान जिम्मेदार है इस संसार में जो भी हो रहा है, बुरा हो रहा है उसके लिए भी? तो ऑफकोर्स ये प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में सबसे क्रूशियल चीज क्या है? डिजायर। किस प्रकार का डिजायर कर रहा है? भगवान क्या करते हैं, उसी डिजायर को प्यूरिफाई करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। नॉलेज, भगवत गीता का ज्ञान, डिवोटीज खुद आते हैं क्या करने के लिए? उसी इंटेंशन, उसके जो जीव के डिजायर्स हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसे है भगवान बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्निम निर्वापणम, श्रेयवकैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं, पूर्णामृता स्वादनम्, सर्वात्मस्नपनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। Glory to the Sri Krishna Sankirtan, which cleans the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death. वो जो हार्ट है, एनालॉजी देते हैं एक मिरर की तरह है।
तो मिरर पे आप बहुत सारा धूल, बहुत सारा डस्ट जमा हो जाए तो क्या हो सकता है, हम देख नहीं सकते। उसी तरह से हमारे हार्ट में बहुत सारा डस्ट इन द फॉर्म ऑफ अनर्थास। अनर्थास मतलब द थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, लस्ट, इल्यूजन। इस फॉर्म में ये डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, और जितना जिस डिग्री में रहता है उतना ही अपने आप की अपनी आइडेंटिटी, ये सब चीजों की रियलिटी क्लियर देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको साफ तरीके से देखना है, क्या करना पड़ेगा, मिरर को साफ करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वो डिजायर्स को प्यूरिफाई कैसे करें। तो भगवान बोलते हैं, ग्लोरी टू श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के जो नाम है, नाम जप, चैंटिंग, व्हाट इट डज। एक तो पार्ट है उसका मेडिटेशन, ये सब चीजें, बट दूसरा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो सबका उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, इट क्लीन्स आवर हार्ट, हमारे हार्ट की सफाई करता है। लेकिन कोई ऐसा आया है, टॉयलेट क्लीनर, वॉश बेसिन क्लीनर, बहुत सारे फ्लोर क्लीनर, सब कुछ आ चुका है, एक हार्ट क्लीनर नहीं आया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान हम बना रहे हैं, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा जब तक लोगों का हार्ट साफ नहीं होगा। वी शुड डू इट, बट पैरेलली वी शुड रन सम मूवमेंट फॉर क्लीनिंग आवर हार्ट ऑल्सो, जिससे हमारा हृदय साफ हो। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, दैट इज नेम्स ऑफ द लॉर्ड, है ना। नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन है, दीज आर ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस। एंड जब व्यक्ति इस साउंड वाइब्रेशन की चैंटिंग करता है, व्हाट हैपेंस, फर्स्ट थिंग हैपेंस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। सो हाउ डज अ पर्सन इन नॉलेज एक्ट्स, तो जो व्यक्ति इस नॉलेज में है वो कैसे एक्ट करता है। कहने का मतलब है विजन ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट, कैसे चीजों को देखता है, उसका विजन क्या होता है। सो बताते हैं, ही हैज इक्वल विजन फॉर एवरीवन। When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgiving through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned, a gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. क्या करता है, इन सबको क्या करता है, इक्वल विजन से देखता है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कास्ट सिस्टम के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन है, बट यहाँ बता रहे हैं कि जो इस नॉलेज में जितना एडवांस होगा उसके लिए वो क्या होगा, गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ते खाने वाले को तो क्या देखा है, इक्वल विजन से देखता है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग हैपेंस। Those whose minds are established in the sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments about obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God is already situated in transcendence. तो आपको लगेगा कि भाई स्पिरिचुअलिस्ट मतलब ये तो बड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं जो कि बता रहे हैं, दुख में भी दुखी नहीं होना, सुख में भी सुखी नहीं होना। एंड व्हाट हैपेंस जब ऐसे डिस्कशंस आते हैं स्क्रिप्चर्स के, सो हम घबरा से जाते हैं, यार ये तो बहुत हायर चीज बता रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। सच अ लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर, बट इज ऑलवेज इन ट्रांस एंजॉयिंग द प्लेजर विद इन। In this way, the self-realized person enjoy unlimited happiness for he concentrates on the supreme. So आपको कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट चीज बता रहे हैं भगवान, हमें से कितने लोगों को लग रहा है ये जो स्पिरिचुअलिस्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं ऐसा बन पाना बहुत मुश्किल है यार, पॉसिबल नहीं है। दो लोगों को लग रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं यार इतना क्या है, सिंपल ही तो है। तीन हो गए, बाकी कह रहे हैं सिंपल ही तो है, इतना क्या। कितने लोगों को लग रहा है, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जिनको लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है।
अब ज्यादा हाथ खड़े होने लगे, डाउट था कि यार। हाँ, तो डिफिकल्ट है। इसलिए स्क्रिप्चर्स, इससे पहले भगवान ने बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया था जो कि हमने कल सेशन में डिस्कस किया था। रीडिंग दीज ऑल दीज थिंग्स अंडर गाइडेंस। आपको याद है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये भगवान गोल्स बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐसा होगा, बट फर्स्ट स्टेप पे ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टीच यू एब्सोल्यूट अबाउट एब्सोल्यूट रियलिटीज। ठीक है, एब्सोल्यूट रियलिटीज। भाई ये है, ये स्टैंडर्ड है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा होना चाहिए है वो, आप ऐसे पहले दिन में हो जाओगे, ये नहीं बोला भगवान ने। ठीक है नहीं। सो ये श्लोक जब आप डिस्कस करोगे, तो वन इज बिकॉज आई एम टेलिंग यू द एसेंस ऑफ भगवद गीता, आई हैव टू टेल भाई जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भगवान बोल रहे हैं, मैं उसमें वो नहीं कर सकता। एंड दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटीज। देन सेकंड इज एडजस्टेड रियलिटीज। वो कैसे होता है, जब हर व्यक्ति का स्वभाव, साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग होगा। तो किसी के लिए जैसे सिंपल से एग्जांपल दूं, एक बार हमारे ऐसे ही सेमिनार के बाद प्रसाद बट रहा था। सो एक व्यक्ति अ, पनीर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक व्यक्ति ने बहुत सारा पनीर ले लिया। तो दूसरा उसके बगल में जो बैठा था, उसने बोला कि मतलब आप इतना इतना क्यों अटैच्ड हो पनीर से, लेकिन पनीर ही तो है, मैटर ही तो है, छोड़ दो ना। मैटर ही तो है, छोड़ दो ना। उसने बताया कि उसने बहुत अच्छी लाइन बोली, उसने बोला कि मैं इससे पहले मीट खाता था। सो आपको लग रहा है, आपके एंगल से लग रहा है कि मैं अटैच्ड हूँ, बट वो छोड़, ये मुझे कहीं ना कहीं उस सेंस को देता है कि मैं उसको छोड़ के यहाँ तक आया हूँ, पनीर तक आया हूँ। सो अगर आप कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव से देखो तो उसने ग्रो किया है। लेकिन आप बहुत एब्सोल्यूटनेस से देखोगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि वो व्यक्ति बहुत अटैच्ड है। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है या स्पिरिचुअल ग्रोथ की चीज है, दैट इज वेरी पर्सनल। लेकिन एक कहावत भी है कि किसी के लिए कोई बहुत प्लीजिंग चीज है, वो किसी के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए पॉइजन हो सकता है। लेकिन तो हर व्यक्ति के लिए चीजें सेम नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। एंड दैट इज वाई कृष्णा इज पर्सनली गाइडिंग टू अर्जुना। सो देर आर एब्सोल्यूट रियलिटीज एंड सेकंड इज एडजस्टेड रियलिटीज। इस एब्सोल्यूट रियलिटी को कैसे हम अपने जीवन में एडजस्ट करके अभी के समय अप्लाई कर सकते हैं, उसको समझना इज दैट विल गिव यू प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता। तो वो जब आप पढ़ोगे, है ना, और अपने लाइफ के हिसाब से सोचो, तब आपको ये सब बहुत हाई फाई चीजें नहीं लगेगी। नहीं तो ऐसे एंगल से देखोगे तो आपको एक हो सकता है कि लगे कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट, एब्सोल्यूट रियलिटीज और एडजस्टेड रियलिटीज। तो एडजस्टेड रियलिटी मतलब सेम प्रिंसिपल्स को आपके लेवल तक आके, हम हमारे लेवल तक आके अगर वो चीजें हम समझ पाए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अप्लाई करना है। लेकिन हो सकता है पनीर जो ज्यादा खा रहा है उसके लिए डिटैचमेंट है, लेकिन लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिसको पता नहीं है बैकग्राउंड उसका, क्या सोचेगा, वो अटैच्ड है। So an intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have beginning and an end. So the wise man does not delight in them. तो भगवान बहुत सिंपल सा बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो देखते हैं कि कोई भी प्लेजर सेंस सेंसेस से आ रहे हैं, which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end. उसकी शुरुआत है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गुलाब जामुन का, आपको दिया था या नहीं दिया था?
आपको दिया था। ये साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस है एक तरह से। सबसे पहले मन क्या करता है ना, मन क्रिएट करता है। जैसे आपको मैं बोलूं गुलाब जामुन खाओ आप, है ना, पहला गुलाब जामुन खाओ, सोचो आप कि आप गुलाब जामुन खा रहे हो, बहुत टेस्टी लगेगा, आपके मुंह में गया और एकदम आप अंदर बर्स्ट हो गया और पूरे रस चारों तरफ जा रहे हैं, आपको बहुत प्लीजिंग सा लगेगा। फिर क्या होता है, दूसरा गुलाब जामुन खाओ, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, 10 खा लिया आपने, अब आप क्या बोलोगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। सो जो भी हैप्पीनेस which are due to contact with material senses, O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end. बिगनिंग है, पहला गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, 10वें गुलाब जामुन में एंड है, समाप्त, खत्म। नेटफ्लिक्स सीरीज, वेब सीरीज बिंज वॉचिंग पहले में बहुत एक्साइटिंग लगती है, उसको बहुत कैटेगरीली बनाया जाता है। भाई पहला सीरियल तभी खत्म किया जाएगा, सीरियल बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो कुछ सस्पेंस रहेगा ताकि आप अगले पे जाओ, अगले पे जाओ, अगले पे जाओ, अगले पे। 8-9 घंटे के बाद व्यक्ति सोचता है सब बेकार है। लेकिन एक डिवोटी मिले, वो कह रहे थे कि प्रो, मैंने नेटफ्लिक्स पे जितनी भी वेब सीरीज थी, जितना भी था पिछले 2 साल में, सब देख डाला, अब कुछ नहीं बचा है देखने को। तो उसका भी इट हैज अ बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड। सो क्या हैप्पीनेस गुलाब जामुन में था या नहीं था? हैप्पीनेस गुलाब जामुन में था या नहीं था, बताइए। गुलाब जामुन में हैप्पीनेस है या नहीं है? नहीं है, टेम्पररी हैप्पीनेस है, यस। था बट खत्म हो गया। तो सेम गुलाब जामुन जब पहली बार देख रहे थे, उसमें हमें हैप्पीनेस लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो लग रहा है कि इसको हटाओ, दिखाओ भी मत यार। कई बार तो ऐसा आता है कि यार आज के बाद नहीं खाऊंगा, कभी गुलाब जामुन ही नहीं खाऊंगा। इस लेवल तक शमशान वैराग्य तक पहुंच जाता है व्यक्ति। तो आज के बाद उस दिन व्यक्ति सोचने लगता है कल से सात्विक खाऊंगा यार, आज ज्यादा हो गया, एकदम से वैरागी हो जाता है। लेकिन इसलिए कई ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं जो शमशान वैराग को इनकैश करते हैं, ठीक है ना, संभोग से समाधि, दे टीच सच फिलॉसफी, ठीक है, कि इतना ज्यादा सेक्स करो, इतना ज्यादा सेक्स करो कि उससे डिटैचमेंट आ जाएगा। बट इट विल नेवर हैपन, ठीक है। सेंस अनकंट्रोल करने से डिटैचमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सब बेकार की फिलॉसफी है। और लोग, कई लोग, लगता है लोगों के कितना अच्छा सिंपल चीज तो बता रहा है, करते रहने से वी विल एलिवेट। नो, इट इज रॉन्ग, इट इज बोगस। फर्स्ट वी शुड चेक जो भी व्यक्ति बोल रहा है क्या वो स्क्रिप्चर से आ रहा है, कहाँ से है वो। सो एवरी स्पिरिचुअल, जो भी सेंसेस सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं, इट हैज बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड। सो हैप्पीनेस इज, जैसा कि रितिका ने बोला, टेम्पररी। एंड दैट टेम्पररी हैप्पीनेस कहाँ है वो? मन में है। वो हैप्पीनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? मन में, मानसिक खुशी। हैप्पीनेस के कई स्तर होते हैं, आपको पता है। एक स्तर होता है सेंसुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। सेंसुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस मतलब जो सेंसेस से मिलता है। उससे ऊपर होता है मेंटल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। जैसे आप, पिज्जा खाने में आनंद आता है, लेकिन अगर आप मैच देख रहे हो, एक बॉल में 13 रन चाहिए, विराट खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अब कोई दोस्त आके बोले चल पिज्जा खा के आते हैं, अब क्या बोलोगे? थोड़ा सब्र कर यार, एक एक और हो जाने दो। तो आप सेंसुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर आपको मेंटल लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिल रही है तो। उससे ऊपर क्या होता है? सेंसुअल सेंसेस, उससे ऊपर होता है माइंड। माइंड के लेवल पे जो हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन फैंटेसीज, ये सब क्या होते हैं? मेंटल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। सोचता रहता है, कंटेम्पलेशन चल रहा है, सोच रहा है, कहीं खोया हुआ है, लेकिन
इससे ऊपर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, लेकिन सेंस ऑफ अचीव, सॉरी, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग रिसर्च रिसर्च वर्कर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, चेस प्लेयर्स होते हैं, वो बिजी, खाना पीना सब भूल जाते हैं, लगे हुए हैं, लगे लगे। क्यों? क्योंकि दे आर गेटिंग इन हैप्पीनेस। मैच भी नहीं देखने जाएगा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उनका इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, और उस चीज में वो दोनों चीज की हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। उससे ऊपर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ हैप्पीनेस से भी ऊपर क्या होता है, ईगो लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ईगो लेवल ऑफ हैप्पीनेस मतलब अचीवमेंट का हैप्पीनेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, बट उसी उससे ऊपर होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर हमें कुछ अचीवमेंट मिला, पोस्ट मिला, हम सीईओ बन गए, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, ठीक है नहीं? और उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें आती है ना। जैसे हिमालय पे चढ़ना, टॉप पहुंचना बहुत पेनफुल होता है। अगर आप बर्फ में गए होगे, हम तो एक कैंप लेके गए थे, भुवेश को याद होगा, कुल्लू मनाली का। लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड, लेकिन आप शायद फर्स्ट या सेकंड में गए थे, मुझे याद नहीं, जो भी कैंप था हमारा। हाँ, कुल्लू मनाली का कैंप था, हम कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके गए थे। उस समय मैं जॉब करता था, तो बहुत एक्साइटेड थे, कुल्लू मनाली जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, कुल्लू मनाली। तो कैंप किया, सब बस बस से गए। तो सबने बोला कि सर, सबने बोला है कि अगर तुम कुल्लू मनाली गए और रोहतांग पास नहीं गए तो तुम्हारा जीवन बेकार है ना। तो रोहतांग पास जाना है, रोहतांग पास। उस टाइम रोहतांग पास खुला नहीं था। तो हमारे एक डिवोटी हैं, वो एसडीएम है वहां पे, तो उन्होंने परमिशन दिलाई, स्पेशल परमिशन मिली कि रोहतांग पास जा सकते हैं। वो स्पेशल परमिशन पता नहीं कितने लोगों को मिली थी। तो हमने पूरा, ऐसे कोई सुबह नहीं उठता था। उस दिन हमने बोला कि रोहतांग पास देखो आपको जाना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, है ना। सुबह सुबह 3:30 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। मनाली कितने बजे क्रॉस करना पड़ेगा, चेक पॉइंट 7 बजे क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। हमने शेड्यूल बनाया था कि ऐसे 12-1 बजे तक वो रोहतांग पास से घूम के आ जाएंगे। और फिर सुबह सुबह 3 बजे सब उठ गए, उस दिन सब रेडी। ऐसे कोई नहीं उठता था उस दिन, सब रेडी, एक आवाज पे सब उठ गए। सुबह सुबह हमने सबको, सबके लिए हमने पैक किया था खाना, सबको दिया। सब सुबह ही सुबह खा लिया। 3:30 बजे सबको भूख लगी थी, जो भी रास्ते के लिए दिया हुआ लंच था, सब सुबह ही सुबह खत्म। किसी तरह से हम निकले, 4:30 तक हम क्रॉस, जो मनाली का चेक पॉइंट था वो क्रॉस कर लिए। उसके आगे आता है गुलाबा पॉइंट। तो वो थोड़ा सा दूर था, वो सेकंड चेक पॉइंट था, उसको क्रॉस करते ही फिर रोहतांग जाना था। अब 7 बजे हमें वहां पे ट्रैफिक मिल गई, देखें जाम लगा हुआ, स्पेशल पास, जाम लगा हुआ, बहुत लंबा जाम। आप थे क्या भुवेश को इस वाले में? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आप इनसे पूछ सकते हो। वो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, ठीक है नहीं? अब हम उतर के, अब लोगों को अच्छा लग रहा था, नया नया, सब उतर के फोटो खिंचा रहे हैं वादियों के। हमने मेडिटेशन सेशन भी किया, ट्रैफिक जैम लगा, 7 से 8 हो गया, 8 से 8:30, 9 बजे। और जाम बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे। अब 9 से 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30, 1, हम अभी गुलाबा पॉइंट तक भी नहीं पहुंचे। सबको लगी है भूख, है ना, बहुत ट्रैफिक, बस चल ही नहीं रहे आगे। जितने सेल्फी लेने थे, जितने फोटो खींचने थे, सब हो चुका, कुछ नहीं बचा अब करने के लिए। हम लोग परेशान हो गए। अब कई लोग कह रहे हैं क्या सर, बेकार जगह है, क्या है, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। कुछ कह रहे हैं नहीं, मोटिवेटेड थे, एक्साइटेड थे, वो निकल गए, अलग पहाड़ियों में चले गए वो, फोटो खींचते खींचते। 11, 12, 1, 2 बजे वो खुला। फिर 2 बजे हम किसी तरह से बुलाए सबको, सबको इकट्ठा किए। वो ऐसी जगह थी, वहां पे नेटवर्क नहीं, फोन के नेटवर्क नहीं। कुछ लोग ऐसी जगह चले गए तो मिल ही नहीं रहे थे। किसी तरह से हमने ढूंढा, फिर आगे पहुंचते पहुंचते हमें 4, 4:30 बज गए ऊपर रोहतांग पास में। वहां पे पूरी बर्फ, और इतना मतलब ग्लोरीफाई किया जाता है बर्फ को, फिल्मों में दिखा के कि वो बर्फ पे स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा है। इतना अच्छा लगता है कि यार क्या यार, बर्फ बर्फ ही बर्फ, इतना मजा आएगा। और रोहतांग पास पे गए, हम भी ऊपर गए। वहां पे रोहतांग पास में बैठ के हमने कीर्तन किया, और बाकी सब अपना सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कितने देर रुके होंगे? आधे घंटे रुके होंगे।
आधे घंटे के बाद सब सड़क पे लेटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। बहुत ठंडी हवा चलने लगी थी, वैसे ही शाम का टाइम था। पहाड़ पे पीक पे आप जो जब रहते हो, बहुत चिल्ड, बहुत ठंडा। सब सबको फीवर सा लगने लगा, सब, है ना, खाया नहीं था कुछ दिन भर से, सबकी तबीयत खराब। सब आधे घंटे में कह रहे हैं सर वापस चलते हैं ना, सर वापस चलते हैं। मैंने कहा घूम लो, तुम्हारे सीनियर सर ने बोला था रोहतांग नहीं गए तो जीवन व्यर्थ है, कर लो जीवन का लक्ष्य पूरा। तो कहने नहीं नहीं सर वापस चलते हैं। तो हमने फिर लौटते समय हम 5:30-6 बजे निकले वहां से। 1-1.5 घंटा ही रुके होंगे मैक्सिमम, इतना टाइम लगा के गए। मैंने कहा इतने टाइम लगे गए, कम से कम 1 घंटा तो रुको। कह रहे हैं सर वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। फिर वापस आए 6 से। वापस आते समय भी ट्रैफिक जैम, क्योंकि जितने गए थे वो सब वापस भी आएंगे। अब पहाड़ बने नहीं है टूरिस्ट के लिए, हाँ टूरिस्टों के लिए थोड़े बने हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए लैंडस्लाइड्स और ये सब चीजें होती हैं। लैंडस्लाइड्स क्यों होती है? कहीं माइनिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इस वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। हम बोल देते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, बट ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ज्यादातर लैंडस्लाइड्स होते हैं। सो तो लौटते समय भी ट्रैफिक जैम, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10, 11, 12, 1, रात के 1 बज गए, कुछ नहीं। मैंने फोन करके बोला कि अच्छा प्रसाद बनवा लूंगा। तो सब डिवोटीज ने, अच्छा जो भी वहां रुके हुए थे उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया प्रसाद। किसी ने प्रसाद नहीं खाया, कहा हम नहीं सर भूख। मैंने कहा कैसा दिन था? कह रहा सर सबसे बेकार, किसने उन सीनियर को जाके मारूंगा जिसने ये बोला था कि रोहतांग नहीं गए तो जीवन व्यर्थ है। सब इस तरह से कमेंट डाल रहे हैं। मैंने कहा कि यार क्या जीवन का रियलाइजेशन हो गया लोगों को कि भाई इन मटेरियल चीजों में हैप्पीनेस नहीं है। मुझे लगा अच्छा यार कैंप, लोगों को ये रियलाइजेशन भगवत गीता पढ़ने के बाद, कई टाइम के बाद रियलाइजेशन होता है, ये तो तुरंत रियलाइज हो गया, रियलाइज सोल्स। कोई कहे खाना भी नहीं खाया, जस्ट जाके सो गए। 1-1:30 बजे हम पहुंचे थे रात को। अगले दिन हमारा ग्रुप था, तो सबका देख रहा हूँ, सबका स्टेटस लगा हुआ रोहतांग पास का, सबका स्टेटस लगा रोहतांग पास का, है ना। सब क्या कह रहे हैं, नीचे लिखा था द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ रोहतांग द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, है ना। कोई वीडियो वीडियो ऑन करके बता रहे हम रोहतांग गए थे, क्या बढ़िया जगह है, मस्त जगह है। अगर तुम मनाली आए और रोहतांग नहीं आए तो तुम्हारा आधा जीवन वेस्ट है तो कहने का मतलब ये है कि कई बार लाइफ में कई चीजें रियलाइजेशन आते हैं, लेकिन समय के साथ कब हम भूल जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए ये समझ पाना, ये रियलाइज कर पाना, सच प्लेजर हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। ठीक है, उस सिचुएशन में नहीं याद आएगी, लेकिन एटलीस्ट अभी हमने पढ़ लिया है ना। तो जब आपके साथ ऐसा होगा जीवन में, जब हो जाएगा ना, हो सकता है जीवन स्टार्ट हो तो नहीं, तो नहीं याद आएगा कि इसका एंड भी होगा। लेकिन जब एंड होगा ना तो आपका याद आएगा, हाँ हाँ यार, एक प्रभु जी का किया था कोर्स, भगवत गीता में बताए थे। सही है यार, भगवत गीता कहाँ है? भगवत गीता निकालो उस टाइम, उस समय आपको भगवत गीता की याद आएगी। उस टाइम आप जो जितने डेस्पिरेशन के साथ भगवत गीता पढ़ोगे ना, उतना कभी नहीं पढ़ोगे। सो अर्जुन, आप क्वेश्चन पूछता है हाउ टू फाइंड अ ट्रू पीस। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the forces of the desire and anger, he is well situated and is happy in this world. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose mind are engaged within, who are always busy working for the welfare of living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Those who are free from anger and all material desires. तो यहाँ पे भगवान मटेरियल डिजायर से फ्री होने के लिए बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल डिजायर नहीं। केवल लगता है यार ये क्या, फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर सब खत्म करना पड़ेगा? नो, बल्कि जब आप स्पिरिचुअल डिजायर्स करते हो, एक हो सकता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ये डिजायर है, दैट कैन बी। क्यों? क्योंकि भाई सरकारी नौकरी वालों को दहेज अच्छा मिलता है, ये मटेरियल डिजायर हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा आप कर सकते हो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्यों? बिकॉज आई हैव टू, मुझे सबको खुश बनाना है, मुझे इस देश की व्यवस्था ठीक करनी है। आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो,
देन इट इज अ स्पिरिचुअल डिजायर। और जब आप ऐसे पर्पस के साथ अलाइन होते हो, है ना, ऐसे पर्पस के साथ अलाइन होते हो, तो आप ज्यादा मेहनत करते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका गोल, आपका पर्पस सिर्फ आपके लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए है। देन यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। आप में से कोई पढ़ेगा? कोई Shutting भी? out, shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist, aiming at liberation, becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. तो यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ योगा बताया है, और अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के योगा प्रोसेस हैं। और कोई भी प्रोसेस फॉलो अच्छे से अगर हम फॉलो करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? वी कैन बी फियर, वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर। सबसे पहले क्या खत्म होता है? भय। भय, भय बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किस चीज का भय? बहुत सारी चीजों का भय रहता है। सो उस प्रोसेस से जब हम सेल्फ सिचुएटेड, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस पे वर्क करो, वो मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया आपको, है कि नहीं? आप देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं, अपने प्रोसेसेस पे वर्क करो, ठीक है, टाइम निकाल के। ये जो ये बताता है, इससे ऊपर ये भाग दौड़ से निकल के अपने प्रोसेस पे वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो। उससे क्या होगा? उससे ये सब चीज खत्म होगा। कहने का मतलब है दैट इज अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। सो पीस फॉर्मूला क्या है? भोक्ताराम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all the sacrifices. जो व्यक्ति ये जानता है, जो मेरे को जानता है, knowing me to be the ultimate, अल्टीमेटली सब चीज का जो बेनिफिशियरी है, वो कौन है? सारे सैक्रिफाइसेस का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो कौन है? सुप्रीम लॉर्ड है, of all planets and demigods, and the benefactor and well wisher of all living entities. जो ये जानता है कि मैं सारे लिविंग एंटिटीज का वेल विशर हूँ, अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटीरियल मिजरीज। मतलब वो अपने जीवन में जो कर्म कर रहा है, उसको सिर्फ खुद को भोगने के लिए नहीं, उसका जीवन क्या है? इज लिविंग विथ दिस नॉलेज, अल्टीमेटली भगवान हर चीज के बेनिफिशियरी हैं। सो अपना लाइफ का, एनर्जी का, अपने स्किल्स का, भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है उसको, सो वो क्या करने का प्रयास करेगा? ये सोचेगा कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा में उसको लगा सकता हूँ। और जो इस कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है, वही पीसफुल रहेगा। लेकिन जब तक व्यक्ति सोचता रहेगा, लेकिन कि मैं ही अल्टीमेटली डूअर हूँ, मैं ही अल्टीमेटली डूअर हूँ, मैं ही अल्टीमेटली डूअर हूँ, क्या होगा? वो पीस धीरे धीरे डिस्टर्ब होगी ही होगी। डूअरशिप मेंटालिटी, आई एम द कॉज। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। देखिए लाइफ में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे थोड़े से ऊपर होंगे, हमेशा, और उनको आपको देख के इंफीरियर फील होगा। कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जिन जो आपको देख के इंफीरियर सा फील करते होंगे। लेकिन ये दोनों कैटेगरी हमेशा रहेगी लाइफ में। लेकिन हमेशा कुछ लोग किसी को पुल डाउन, नीचे करने के लिए, आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, जो टॉप साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ नहीं था, उनके साथ भी होता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो बेस्ट व्यक्ति है, बट उनके बच्चे उनको वैल्यू नहीं देते। बच्चे कहते क्या है यार, क्या फालतू चीज करते रहते मेरे पापा। लेकिन बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। अभी आपने एलॉन मस्क के बारे में सुना होगा। अभी उसके ट्वीट्स पढ़े हैं क्या आपने? तो एक व्यक्ति ने, एक किसी हैकर ने क्या किया, एलॉन मस्क का जो भी उसका प्लेन है, उसका एक वेबसाइट बनाई, उस पे उस प्लेन का लिंक डाल दिया है, लाइव लोकेशन। वो प्लेन कहीं भी जाता है, उसकी लाइव लोकेशन आती रहती है कि एलॉन मस्क यहाँ पे है, एलॉन मस्क यहाँ पे है, एलॉन मस्क यहाँ पे। और उसने कुछ इलीगल नहीं किया, उसने जस्ट
कई ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत सारे ऐसे डेटा अवेलेबल होते हैं, वहां से वो करके लिंक कर दिया। अब एलोन मस्क परेशान हो गया, और उसने क्या किया, उसने ट्वीट किया कि जो भी ये व्यक्ति को हैक करेगा, इसकी आईडी जो हैक करेगा, उसको मैं $50,000 दूंगा। और फिर उसने ट्वीट किया कि आप ऐसा करो, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा, आप मुझे $5 लाख दो प्लस टेस्ला में एक जॉब दे दो। तो व्यक्ति को लग रहा है कि वो सब कुछ कर रहा है, बट कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जीवन में आएगा ही जो आपको बताएगा कि भाई आप अल्टीमेटली कंट्रोलर नहीं हो। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं से लेके आते ही है, कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन अच्छा बॉडी बना लेता है ना, डोले शोले बना लेते हैं जिम जाके, एकदम ऐसे ऐसे चलता है। कोई ना कोई बगल में है, बढ़िया बाइक से आएगा, जो कि ऐसे बाइक आपके बराबर लाएगा, ऐसे दिखेगा, एक मुस्कान देगा, फिर आपसे तेज बाइक चला के आगे चला जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सो इसलिए इस टेंडेंसी से ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि हमेशा लाइफ में कुछ लोग आगे निकलेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा कुछ लोग पीछे रहेंगे। सो जो आगे निकल रहे हैं उनसे क्या करना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्या अच्छा था उसमें, क्या अच्छा था में। हम हमेशा देखो, कैसे देखना चाहिए क्या अच्छा था, ये मत देखो क्या बाइक थी, कितने बॉडी थे, कैसा इंग्लिश बोला था, नो। क्या वैल्यू सिस्टम उसका अच्छा है, क्या प्रोसेस उसका अच्छा है, प्रोसेस में क्या अच्छाई है, क्या वो प्रोसेस में ला सकता हूँ। और दूसरे डाउन द लाइन क्या करो, जो आपको देख के इंफीरियर फील कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। सो ये है। और ये जानते हुए कि ये सब कुछ क्या है, अल्टीमेटली भगवान के लिए है। तो जो भी मेरा है उसको मैं किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, ये सोचना। अब वो क्या आपका है, कैसे लगा सकते हो, वो आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो, बट ये कॉन्शियसनेस रखना, सबके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रोपेंसिटीज सब रहती है। तो इस प्रकार से दिस इज बेटर वर्किंग इन डिवोशन, हमारे पूरे सेशन का ही अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी, हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस में रह गया। थैंक यू। तो ईगोइस्टिक लेवल ऑफ हैप्पीनेस, इससे भी ऊपर क्या होता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दैट हैप्पीनेस विच वी डिराइव बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस। जहां पे हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, जहाँ पे सोल, जो कि सोल का नेचुरल स्वभाव है, जैसे मिर्ची है, मिर्ची का नेचुरल स्वभाव है तीखापन, वैसे सोल का नेचुरल स्वभाव है सेवा करना। एंड व्हेन हम किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है, जब हम उसको अलाइन करते हैं सर्विंग द लॉर्ड, then that gives us the highest level of happiness, that is called spiritual happiness, soul level की happiness। so वो कैसे मिलती है, फर्स्ट इज कनेक्शन प्रोसेस, जब मेडिटेशन होता है, चैंटिंग होती है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग विद द लॉर्ड। लेकिन सेकेंड इज हम अपने प्रोपेंसिटीज, अपने स्वभाव को सेवा में लगाएं, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से सेवा करें। अगर भगवान की सेवा कर पाए, कि क्या सेवा कर सकते हैं, क्या मंदिर बनाऊं, नहीं। क्या भगवत गीता पर सेशन लूं, आपके ऊपर है, ले सकते हो। मंदिर बनाना भी आपके ऊपर है, बना सकते हो, लेकिन बट जो भी हमारे स्वभाव, हमारी कैपेसिटी में है, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रणश्यति। यू जस्ट ऑफर अ लीफ, अ फ्रूट, अ फ्लावर और वाटर विथ लव एंड डिवोशन, आई विल एक्सेप्ट इट। प्रेम से, भगवान से रेसिप्रोकेशन करना, प्रेम करना, दैट गिव्स अस हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। और जस्ट ये नहीं ऑफर, आप कुछ भी कर सकते हो। अर्जुन ऐसा था, वो उसने पत्ता पुष्प नहीं चढ़ाया, बट ही डिड वर्क फॉर कृष्णा। लेकिन कई लोग ऐसे इस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे तुलसी गबार्ड है ना, आप उनको देखो, शी इज अ डिवोटी बट शी इज ऑल्सो पॉलिटिशियन, अमेरिका की। ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक्सटर्नली आपको देख के लगेगा नहीं कि भाई ये डिवोटी है, लेकिन इंटरनली डिवोशन होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेनी टाइम पीपल स्टार्ट डिवोशन मतलब एक्सटर्नल्स, जैसे मैंने बताया ना, कई लोग, जब हम सुनते हैं हाई स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर में ये सब समान रहेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने लगेगा, और कोई आके उसको कुछ बोल रहा है, मान लो गलत बोल रहा है, जस्ट समान रहेगा,
ना। तो हम कई बार जब ऐसे सिम्टम्स सुनते हैं तो हम इमिटेट करने लगते हैं, बट नो, इमिटेशन, ये जो एडवांस कर जाता है वो ऐसा, उसके ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बट ऐसा करने से आप एडवांस नहीं होते हो। इसलिए जो आपका स्वभाव, आपको बुरा लग रहा है, लगने दो। जो आपका स्वभाव है, एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, बुरा लग रहा है, लगने दो। अर्जुन को बुरा लग रहा था, वो अपने क्षत्रिय के स्वभाव के हिसाब से लड़े। अननेसेसरी इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। सब अच्छे हैं, नो, सब अच्छे नहीं है। आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उस लेवल पे नहीं है। तो वी शुड डिस्क्रिमिनेट। इसलिए सिद्धांत जानना जरूरी है, लेकिन सिद्धांत के साथ एक प्रिंसिपल और आता है, समय काल परिस्थिति। किस समय में, किस काल में, किस परिस्थिति में वो सिद्धांत लागू होगा, लेकिन अप्लाई होगा। जस्ट सिद्धांत, प्रिंसिपल जानने से नहीं होता है। वो प्रिंसिपल को कब, किस किस कितने डिग्री में, किस परिस्थिति में अप्लाई करना है, दैट इज विजडम। उसे बोलते हैं विजडम। नॉलेज और विजडम में ये डिफरेंस होता है, ये जानना। सिंपल सा एग्जांपल बताओ, टोमेटो इज अ फ्रूट इज नॉलेज, नॉट यूजिंग टोमेटो इन फ्रूट क्रीम इज विजडम। फ्रूट क्रीम अगर आपने पाया होगा तो आपको पता है उसमें टमाटर नहीं डालते हैं, टमाटर डालेंगे तो खराब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और किसी कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज हम चैट बॉक्स ओपन कर देंगे, आप सब जो भी क्वेश्चन होंगे आप डाल सकते हैं आज से कल रात तक। फिर क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है डिवोशनल सर्विसेज से रिलेटेड। हाँ, मैं सीधा प्रभु जी, मैं ओपनली थोड़ा सा बात कर सकता हूँ क्या? मतलब